कलम ने क्या 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 पढ़ा, समझ लो कलम ने क्या क्या पढ़ा। कलम ने प्रतिरोधकता पढ़ा जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। कलम ने पता क्या पढ़ा, चालकता पढ़ा। प्रतिरोधकता को इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी आया समझ में। कहते हैं जो रजिस्टिविटी हो ना वो मटेरियल की जानी जाती है, मटेरियल कैसा किस टाइप का। अब यहाँ ना कुछ एक तरफ तो लिखे हुए पदार्थ, पदार्थ के अंदर लिखे हुए चालक लिखे हुए, यहाँ अर्धचालक लिखे हुए हैं, यहाँ अचालक लिखे हुए। कौन से चालक होंगे, कौन से अर्धचालक होंगे, कौन से अचालक होंगे, ये तुम प्रतिरोधकता को देखते हुए बता सकते हो। प्रतिरोधकता को देखते बता सकते हो तुम। देखो मैंने टेबल में जो बनाई है ना, इस टेबल तक कुछ रिजल्ट निकल के आने वाले तुम्हारे लिए बहुत काम के होंगे। समझ में आई बात? या कि लिख भी कराऊंगा कहाँ तक सवाल पूछा जाए, इन फ्यूचर सवाल पूछा जा सकता। इसे मैंने स्किप नहीं करवाई टेबल को। समझ में आया बात? या चालक यहाँ लिखी हूँ, चालक बहुत सारे पदार्थ लिखे हुए, याद नहीं करनी पेपर में, याद नहीं करनी बिल्कुल भी। कुछ रिजल्ट निकलेगा यहाँ तक, वो रिजल्ट में नोट में लिखाऊंगा। समझ में आई बात है? रिजल्ट निकलेगा नोट में लिखाऊंगा, बड़ा महत्वपूर्ण हो। इन फ्यूचर पढ़ कर जाओगे ना कहीं से, कॉपी पढ़ कर जाओगे तो बेनिफिट होगा। ये अर्धचालक लिखा, अर्धचालक यहाँ ये उसकी प्रतिरोधकता, ये अचालक यहाँ जिनको करंट नहीं जाता बिल्कुल भी, ये उनकी प्रतिरोधकता लिखी हुई। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। जो चांदी है इसकी देखो प्रतिरोधकता कितनी, प्रतिरोधकता का मात्रा ओम मीटर नहीं होता, प्रतिरोधकता ही तो विशिष्ट प्रतिरोध हो। तो यहाँ लिखी ओम मीटर में लिखी हुई, ये भी ओम मीटर में लिखी हुई है, ओम मीटर में। क्योंकि किसी भी पदार्थ के बारे में तुम्हें जानकारी देनी हो ना, किसी पदार्थ के, तो प्रतिरोधकता की जानकारी दे सको। यानी रेजिस्टिविटी का काम यही हो, विशिष्ट प्रतिरोध का काम हो पदार्थ के बारे में जानकारी देना। तो पदार्थ मेटेरियल किस चीज का, मेटेरियल का बना हुआ। अब देखो ये चांदी है, चांदी की प्रतिरोधकता देखो 1.6 × 10⁻⁸ नहीं है, तो इसकी रेजिस्टिविटी कम नहीं है। अब देखो यहाँ कॉपर है, कॉपर की ज्यादा नहीं है, तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी प्रतिरोधकता, उसके अंदर तेज धारा प्रवाहित होगी। दोबारा फिर समझने में भी कह रहा हूं तुम, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी ना, कम होगी, जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, उसको तेज धारा प्रवाहित होगी। इसकी रेजिस्टिविटी कम नहीं है, 1.6 × 10⁻⁸ इसका मतलब चांदी की रेजिस्टिविटी सबसे कम है। चांदी एक ना, इसे चांदी को सबसे अच्छा सुचालक मान के चलो, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक हो, सबसे तेज धारा ना चांदी के अंदर ही प्रवाहित होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसकी ना प्रतिरोधकता सबसे कम हो, उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना बात है। कोई नहीं पूछने लगा तुम विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन था, तो आप कहोगे चांदी। पूछोगे क्यों 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 कम है, चांदी क्यों है? चांदी इसलिए क्योंकि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक हो, उसके अंदर तेज धारा प्रवाहित हो। पूछो क्यों कम हो? क्योंकि उसके जो प्रतिरोधकता हो ना, जो प्रतिरोधकता वो बहुत कम हो। वो हो कितनी? 1.6 × 10⁻⁸। ये नहीं याद करना, बस इतना याद करना कि कम हो। इतनी बात बताओ समझ। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते चले जाएंगे, टेबल में नीचे बढ़ते चले जाएंगे, चालकों की ओर बढ़ते चले, प्रतिरोधकता बढ़ती चली जाएगी। जैसे प्रतिरोधकता बढ़ती चली जाएगी ना, ये समझ जाओ, जब प्रतिरोधकता बढ़ती चली जाएगी तो ये समझ जाओ उनके अंदर कम मात्रा में धारा प्रवाहित होगी, अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित नहीं होने की। और उन्हें पिघाड़ने के लिए ना ज्यादा ताप की आवश्यकता होगी। जैसे नीचे नीचे जैसे जैसे नीचे बढ़ते चले जाओगे, अधिक ताप की आवश्यकता होगी। बात समझ में आया बात? या ठीक। ये बताओ चांदी में तेज धारा प्रवाहित होगी, कॉपर पर क्यों होगी? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम है। तो जिसकी प्रतिरोधकता कम होगी ना, अच्छा प्रतिरोधकता क्या हो? विशिष्ट प्रतिरोध नहीं होता। अच्छा विशिष्ट प्रतिरोध हो, जो विशिष्ट प्रतिरोध का क्या सूत्र बताया तुम्हें? विशिष्ट प्रतिरोध RA/L। अगर विशिष्ट प्रतिरोध में मैंने तुम्हें बताया कि विशिष्ट चालकता। अब बताओ विशिष्ट चालकता क्या हो? विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या हो? विशिष्ट चालकता का 1/, अगर किसी पदार्थ की विशिष्ट चालकता कम होगी, किसी पदार्थ की विशिष्ट चालकता कम होगी, विशिष्ट प्रतिरोधी तो, अगर किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा तो विशिष्ट चालकता ज्यादा नहीं होगी। अगर किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा, सुन लो ध्यान लगाकर, समझ आए फिजिक्स है। ये किसी पदार्थ का अगर विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा, उसकी विशिष्ट चालकता ज्यादा होगी नहीं, और चालकता ज्यादा होने में करंट तेज दौड़ेगा। पदार्थ दोनों में किसका विशिष्ट, ये 3 पदार्थ लिखे हुए ऊपर, 3 पदार्थ में किसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम है? अगर ये कम तो ज्यादा नहीं होगा क्या? तो ये कम, तो इस सूत्र भी तो ये कह रहा, ये सूत्र भी कह रहा चांदी में ज्यादा धारा प्रवाहित होगी। ये कह तो रहा, कह रहा जिसका विशिष्ट प्रतिरोध कम उसकी चालकता ज्यादा। चालकता ज्यादा मतलब धारा, चालकता धारा भाई चालकता धारा भाई कल चिल्ला चिल्ला बता रहा था, आज समझ लो। तो इसका मतलब अगर किसी का विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा ना, उसकी चालकता ज्यादा होगी, उसकी चालकता ज्यादा होगी। और चालकता दूसरी भाषा में क्या दे, विशिष्ट प्रतिरोध, ये क्या प्रतिरोधकता नहीं है क्या है? ये प्रतिरोधकता ही तो हो, विशिष्ट प्रतिरोध की प्रतिरोधकता बोल रहे हो। तो जो प्रतिरोधकता किसी कम होगी, धारा तेज प्रवाहित होगी। इस टेबल को देखने पर मुझे यह ज्ञात हो रहा, अगर किसी की प्रतिरोधकता कम होगी उसमें तेज धारा प्रवाहित होगी। और सबसे कम जो प्रतिरोधकता हो किसकी हो? चांदी की। इसलिए चांदी को हम सबसे अच्छा सुचालक मानकर चलते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा जो सुचालक हो वो चांदी हो। क्यों हो? इस कारण हो क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम हो, रेजिस्टिविटी इसकी क्या हो? कम हो। अब पता लगा इसकी रेजिस्टिविटी कम क्यों? रेजिस्टिविटी क्या हो, क्या दिखाई दे रही है ना टेबल में? टेबल को देखने पे क्या हो रहा है, इस टेबल तो ये रिजल्ट निकाल के लेगा ना, मैं यहाँ नोट में लिखवाया जाएगा टेबल बनने के बाद। समझ में आया? उसकी वजह से नीचे चलो, देखो ये कॉपर हुआ, कॉपर की 1.7 आई, क्योंकि ये तो सेम चलता रहा। बढ़ गई देखो एल्यूमिनियम की
इसलिए जैसे नीचे चलते जाओगे, नीचे चलते चले जाओगे तो ये समझ लो उनके अंदर ना कम मात्रा में धारा प्रवाहित होगी। टंगस्टन नाम सुना है, 5.68 गुणा 10⁻⁸ टंगस्टन पूरी दुनिया में इतनी खतरनाक धातु, इसे पिघाड़ने के लिए 3150 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए। आया समझ में? पिघाड़ने के लिए सर इतनी खतरनाक धातु है, ये तो पिघाड़ने वाली बात बता रहा हूँ तुम। आयरन 10 गुना 10⁻⁸, ठीक। उसके बाद प्लेटिनम 11 गुना 10⁻⁸, मैग्नीन 44 गुना 10⁻⁸। मैग्नीन का बहुत मजबूत, जैसे नीचे चल जाओगे मजबूत हो जाते चल जाएंगे, ये ऊपर जाओगे तो हल्के होते चल जाएंगे तार भी, इनके तार भी एकदम टूट जाएंगे, चांदी का तार एकदम तोड़ दोगे तुम, कॉपर का तार एकदम मोड़ दोगे तुम, एल्यूमिनियम का थोड़ा लेट मोड़ोगा तुम, टंगस्टन का थोड़ा उससे भी खतरनाक हो, समझ नहीं बात है। उसके बाद नीचे नीचे चले जाओगे ना, ये गर्म होने की प्रवृत्ति तेज चली जाएगी, गर्म होने की जो प्रवृत्ति है ना तेज होती चली जाएगी। जैसे मैग्नीन होगा, कॉन्स्टेंटन होगा और ये होगा नाइक्रोम होगा, अलग अलग प्रकार की धातु, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता बढ़ती चली जा रही है, और जिसकी प्रतिरोधकता बढ़ती चली जाएगी ना, जिसकी प्रतिरोधकता बढ़ती चली जाएगी उसकी विशिष्ट चालकता कम होगी, उसकी विशिष्ट चालकता कम होगी, और जिसकी विशिष्ट चालकता कम होगी तेज गर्म हो जाएगा, वो बहुत तेज गर्म हो सकेगा। इसलिए हीटर रखा तुमने, हीटर के अंदर जो रोड लगी हुई हो वे मैग्नीन की या कॉन्स्टेंटन की या नाइक्रोम की बनी हुई हो, समझ नहीं बात है, कि उनके अंदर ताप सहन करने की क्षमता ज्यादा हो, समझ में आया बात है, फूकती हुई ताप सहन करने की क्षमता ज्यादा हो। बल्ब के अंदर जो वायर लगा रहा हो ना, वो पता टंगस्टन का बना हुआ हो, टंगस्टन नहीं होता, ताप सहन करने की क्षमता ज्यादा हो। बता दो 3150 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान दे दो जब भी नहीं पिघलता, वो बल्ब के अंदर तार लगा हो, आदमी ने सोचो तार क्यों नहीं फूकता हो, समझ में आया बात, इसलिए तो नहीं फूकता, क्यों? क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता ज्यादा हो, तो जिसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होती चली जाएगी ना, वो इतनी जल्दी नहीं पिघलने वाला, सबसे लेट पिघलना नाइक्रोम का। इसलिए जो हीटर हो ना, नाइक्रोम की छड़ लगाई जाए उसमें नाइक्रोम की, ताकि तुम जाडो में बैठ कर हाथ सेक सको, क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हो। सब जगह फिजिक्स घुसा हुआ, सब पढ़ाई के अंदर पता लग गया कि उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो, ज्यादा। जब उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो ये समझ लो और उसके अंदर ताप सहन करने की क्षमता ज्यादा होगी, जब ताप सहन करने की क्षमता ज्यादा होगी तो तुम तो आराम से बैठ कर सेक सकते हो उसको। इतनी बात बताओ तुम्हें, सब लिखवाने वाला हो ना, डोंट वरी, यहाँ तो जो भविष्य में सवाल बनेंगे ना, यहाँ नोट में लिखवाए जाएंगे, तुम पहले समझ लो। इस टेबल, जो टेबल है ना मैंने वो बनाई हुई है, इस टेबल का हम विश्लेषण कर रहे हैं, और विश्लेषण बहुत बड़ी चीज हो, समझ में आया बात है, रट नहीं रहे हम, समझ रहे इसका मतलब क्या है। जो टेबल किताब में बनाई हुई है, इग्नोर करके चलिए, चलो बोर्ड में नहीं आने का, भाई पेपर देना है एक बार, और आगे जो पूरी जिंदगी ना पेपर एक बार देना बोर्ड का, और आगे पूरी जिंदगी पेपर देनी, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक जो डाटा सारा काम आगा, तो समझ में आ गया हो यार भाई जी ने सही कह रहे थे, भाई जी कि वहाँ भाई जी ने तो वहाँ बताया था टंगस्टन में ताप सहन करने की क्षमता ज्यादा हो, फिर वहाँ सोच सोच का मारा दिमाग से, समझ में आया बात यह कि भाई जी ने बताया था नाइक्रोम है ना, उसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा हो, उसकी विशिष्ट प्रतिरोध या उसकी प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा हो, इसके अंदर ताप सहन करने की क्षमता ज्यादा हो, ये इसकी छड़े ने नाइक्रोम की बनी हुई हो, मैग्नीन ने कॉन्स्टेंटन की बनाई जा, बहुत बड़े मजबूत तार हो, समझ में आया बात यह। आगे चलो, अब अर्धचालक, ये तो चालक हो गए हमारे, इनमें धारा प्रवाहित होगी, ये हमारे अर्धचालक। अर्धचालक क्या हो, जिन्हें हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। अभी सेमीकंडक्टर, चिप का नाम सुना तुमने, चिप जो फोन में लगती है, मोबाइल फोन के पीछे बैटरी लगे, वे सारी सेमीकंडक्टर की बनी हुई हो। ये सेमीकंडक्टर क्या हो, अर्धचालक क्या हो, अर्धचालक का मतलब कम मात्रा में धारा प्रवाहित होगी इनके। कार्बन का नाम सुना, कार्बन की प्रतिरोधकता 3.5 गुना 10⁻⁵। जैसे नीचे चलो नीचे चलो नीचे चलो, जर्मेनियम 0.46 कम होगी नहीं होगी। सिलिकॉन की देखो प्रतिरोधकता कितनी, सबसे ज्यादा सिलिकॉन, या कम हो या ज्यादा थोड़ा, ठीक है देखो कैसे ज्यादा कैसे कम। सबसे कम किसकी, कार्बन की, कम है याद रखना बात, या उससे ज्यादा किसकी, जर्मेनियम की, सबसे ज्यादा किसकी, सिलिकॉन की। इसलिए सिलिकॉन की ना, भारत के अंदर बेंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली बोल रहे, सिलिकॉन सिटी बोल रहे हम बेंगलोर को, क्योंकि वहां हर चीज सिलिकॉन से बनेगी, सारा इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम चलाने में, बात में जो वॉच है ना, इसमें भी सिलिकॉन के पदार्थ लगे हुए। पता क्यों लगे हुए, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा, और जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी ना, तो समझ जाओ इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है, बैटरी इसके अंदर सिलिकॉन पदार्थ की बनी हुई, और जो सिलिकॉन पदार्थ की बनी हुई ना, उसके अंदर ताप सहन करने की क्षमता ज्यादा होगी। चार्जिंग पर लगा दोगे तुम फट तोड़ जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन पदार्थ ताप सहन कर सकता, रेजिस्टिविटी ज्यादा, और जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी ना, वो ताप सहन कर सकता होगा। भारत के अंदर जो है ना सेमीकंडक्टर अर्धचालकों की बहुत अधिक मात्रा में, कभी आज भी पूरा जो चाइना ना, उसके पास सबसे अधिक मात्रा में सिलिकॉन है, समझ आए। जिस चीज आने वाला समय ना सिलिकॉन का ही, सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का ही, जिसके पास सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन के बारे में तुम जानकारी नहीं है, सिलिकॉन होगा ना तो आने वाली दुनिया में वही राज करने वाला, क्योंकि मोबाइल फोन, बैटरी, सब इंटरनेट का युग आ चुका है, सोशल मीडिया का युग, तो वही राज करने वाला जिसके सिलिकॉन के बारे में जानकारी होगी। सिलिकॉन की प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा हो, और जिसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी, ताप सहन करने की क्षमता ज्यादा होगी, इसीलिए बेस्ट कंडक्टर माना जा सिलिकॉन को, बेस्ट सेमीकंडक्टर माना जा, सेमीकंडक्टर में अर्धचालक माना जा। इसलिए यूज बताओ, इसे भी ले सक, इतनी गुणवत्ता नहीं होगी जितनी तो सिलिकॉन में गुणवत्ता होगी। मैंने कहा टेबल का हम विश्लेषण कर रहे हैं, भारत के अंदर सिलिकॉन की कमी, एक शहर अमेरिका को हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, सिलिकॉन की घाटी वो,
अमेरिका ये तो पूरी दुनिया में राज कर रहा हो, पूरी दुनिया अमीर क्यों हो? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो काम कर रहे हैं, इनके अंदर जो उपकरण बनते हैं ना, इसके अंदर जो बैटरी डलती है वो सिलिकॉन पदार्थ की बनती है, और जो सिलिकॉन पदार्थ है ना वो अमेरिका के पास है, इसलिए अमेरिका इतना सारा अमीर हो रहा। चाइना के पास बड़े बड़े भंडार उनके सिलिकॉन के, और सिलिकॉन की उनकी खास बात क्या है? उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हो। सिलिकॉन की खास बात क्या है? उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हो, उसकी प्रतिरोधकता ज्यादा हो सिलिकॉन की। और जब सिलिकॉन की प्रतिरोधकता ज्यादा होगी ना, ताप सहन करने की क्षमता ज्यादा होगी इसकी। आया समझ में? गलनांक भी अधिक होगा इसका। उसके बाद इन बजाओ, देखो अचालक पदाओ जिनमें धारा ही प्रवाहित नहीं होती, जब धारा प्रवाहित नहीं होती तो सुन लो ध्यान से, इसकी प्रतिरोधकता 10 की घात 8 से लेकर 10 की घात 11 के बीच में। अभी बताओ इसकी अचालक पदार्थ की बात कर रहे हैं, ये चालक थे हमारे, ये अचालक नॉन कंडक्टर जिसे बोलते हैं, इन्हें हम इंसुलेटर भी बोलते हैं। इंसुलेटर देखो इसकी चालकता कितनी, 10 की घात 8 से लेकर 10 की घात 11 के बीच में। कम नहीं, लकड़ी की चालकता कम है। जब तुम जलाओगे ना सर, आराम से जलाओ, प्यार के साथ जल जाएगी। जल जाएगी नहीं जल जाएगी? कांच को जला के दिखा दो तुम, जल जाएगा। क्यों? प्रतिरोधकता ज्यादा, ताप सहन करने की क्षमता ज्यादा ना। उसके बाद पटकना स्टार्ट करता है बहुत लेट। अब जो माइका हो ये भी एक प्रकार कांच के टाइप का हो, पत्थर से टाइप का हो जाए भी। उसके बाद 10 की घात 11 से लेकर 10 की घात 15 हार्ड रबड़ हो, हार्ड रबड़ हो, जला भी नहीं सकते, रबड़ के पुल भी बनाए जा, ऐसे ऐसे दिखा दूंगा तुम, समझ? अभी तुमने तो एक ही रबड़ देखी होगी अलग टाइप की, तो हार्ड रबड़ भी देखो प्रतिरोधकता कितनी ज्यादा हो। ठीक, तो ऊपर दिखा दे रहा तुम, सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी? लकड़ी की। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? तो रेजिस्टिविटी, इसे टेबल को विश्लेषण, अभी जो इस टेबल तो जो भी निष्कर्ष निकल गया है, नंबर फर्स्ट चालक के अंदर जो निष्कर्ष निकल गया है, चालक के अंदर जिनकी चालकता सबसे कम होगी उनके अंदर सबसे अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होगी। जिनकी चालकता अधिक होगी उनमें कम मात्रा में धारा प्रवाहित होगी। समझ में आया बात है? और दूसरा वे न जो धातु होगी बहुत मजबूत होगी, ताप सहन करने की क्षमता ज्यादा होगी। यह बात हम लिखने वाले हैं अभी। दूसरा अर्धचालक मांगे, अर्धचालक जो सिलिकॉन हो ना, सिलिकॉन की जो प्रतिरोधकता हो सर्वाधिक हो, और जो कार्बन हो ना उसकी सबसे कम हो, ये भी हम लिखने वाले हैं। प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा हो? सिलिकॉन की। इसलिए पूरी दुनिया ना सिलिकॉन के पीछे भाग रही, और आने वाले 20-50 साल तक सिलिकॉन के पीछे भागेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, अब जो बाइक है ना, अभी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गई। अब पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं है, और वहां भी ना बैटरी जो यूज होगी उसके अंदर, उसमें सिलिकॉन की जरूरत पड़ती है। और सिलिकॉन की भारत के पास बहुत बड़ी कमी। आज सिलिकॉन का भंडार वहां पाया जा, अफ्रीका के अंदर, कांगो घाटी के अंदर पाया जा, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी जिसे बोल, अमेरिका के पास, चाइना के पास, हमारे पास कुछ नहीं है। आने वाला युग हमारे नहीं है, आने वाला युग हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे। इसके हमारे पास हम जो उपकरण तो यूज कर लेंगे, लेकिन उपकरणों को भी भारत में नहीं बना पाएंगे हम। ये बात के लिए समस्या, इसलिए तुम्हें यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। तुम समझ में आया बात? यार सवाल भी तो ऐसे ही पूछो, तुम पढ़ा क्यों रहे? इसलिए पढ़ा रहे तुम, यहाँ तो पढ़ गो, तुम सीख सको और भारत में कुछ अच्छा कर सको। अब पढ़ रहे तो किताबी थोड़ा 12वीं खातर पढ़ रहे, 12वीं खातर पढ़ लो, 12वीं खातर कुछ फायदा भी होगा इसका। इसीलिए अगर पता लग गया ना, ये तो बात पता लगी तुम्हें। चलो इसके अंदर बैटरी लगी हुई सिलिकॉन की, खास बात ये तो पढ़ाई, यही पढ़ाई है। आगे चलो, अचालक के बारे में क्या लिखना हो? अचालक के बारे में लिखना जो लकड़ी हो ना उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम हो, और जो हार्ड रबड़ हो उसकी प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा हो। समझ गए? टेबल बना ली तुमने? बनाई नहीं? पहले टेबल बनाऊंगा। नोट नंबर फर्स्ट, ध्यान से सुनना क्या लिखा है। यदि किसी चालक की प्रतिरोधकता सबसे कम हो तो उसमें सबसे तेज धारा प्रवाहित होगी। यदि किसी चालक की प्रतिरोधकता सबसे अधिक हो तो उसमें कम मात्रा में धारा प्रवाहित होगी। लिखो नोट नंबर फर्स्ट, यदि किसी चालक की प्रतिरोधकता या ब्रैकेट में विशिष्ट प्रतिरोधकता ब्रैकेट में विशिष्ट प्रतिरोधकता ब्रैकेट में विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम है तो उसकी चालकता सबसे अधिक होगी। कम है तो उसकी चालकता सबसे अधिक, चालकता का मतलब धारा हो, ठीक, तो उसकी चालकता सबसे अधिक होगी। लिख लिया? जैसे चांदी ब्रैकेट में एजी लिख दिया ना, जैसे चांदी, ब्रैकेट में क्या लिखा? एजी। सुनो जी, नहीं एजी, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, ये मैंने चालक के बारे में लिख लिया। क्या लिखा तुमने अभी? पहले पढ़ के बताओ एक बार मुझे। जैसे चांदी। अभी इस टेबल में अगर किसी की प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा, रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा, उसमें वो उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होगी। लिखो चालकता,
लिखो यदि, नोट नंबर 2, यदि किसी चालक की प्रतिरोधकता अधिक है यदि किसी चालक की प्रतिरोधकता अधिक है तो उसकी चालकता कम होगी। प्रतिरोधकता अधिक है तो चालकता कम होगी। लिख दिया, जैसे नाइक्रोम, लिख दिया ना, ठीक। जहां तुमने टेबल लिख रखी है, टेबल लिख रखी है, टेबल आगे आगे ब्रैकेट में ऐसे लिख दो, ब्रैकेट में करके वहीं का वहीं सामने इसको लिखो, बल्ब बनाने में प्रयुक्त, बल्ब बनाने में प्रयुक्त, बल्ब बनाने में प्रयुक्त इस धातु का उपयोग किया जाता है। ना एक रो ना लिखो, हीटर में प्रयुक्त। ये तुम इन फ्यूचर बहुत काम हेल्प मिलने वाली है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? स्टेबल। अब अर्धचालक के बारे में लिखते हैं। सबसे कम अर्धचालकता, सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी? कार्बन की। और सबसे अधिक प्रतिरोधकता किसकी? सिलिकॉन। लिखो नोट नंबर 3, अर्धचालकों में सबसे कम प्रतिरोधकता कार्बन की होती है। अब बताओ, जिसकी प्रतिरोधकता कम होगी उसकी चालकता ज्यादा होगी, ठीक। तब लिखो, लिख लेना यहां तक। तब इसकी चालकता अधिक होगी, लिख लिया, इसकी चालकता अधिक होगी। इसकी चालकता, कोई दिक्कत यहां तक? चालकता अधिक होगी। नेक्स्ट देखो, अर्धचालकों में सिलिकॉन की चालकता, सिलिकॉन की प्रतिरोधकता, अर्धचालकों में सिलिकॉन की प्रतिरोधकता सर्वाधिक है। सिलिकॉन की प्रतिरोधकता सर्वाधिक है, इसलिए इसकी चालकता कम होगी। समझे? ऐसे तुम इसके बारे में लिख दोगे, लकड़ी वाले के हार्डवेयर के बारे में खुद लिख दोगे, ठीक। मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, आगे सुनो, इंपोर्टेंट बात। अगले नोट लिख दोगे, कितने नोट हो गए थे? 5वां 6ठा खुद लिख देना, लकड़ी वाला और ये हार्ड रबड़ वाला। इंपोर्टेंट बात सुनो मेरी बात। अब हम यहाँ से हट रहे और अब जा रहे हम, ये खतरनाक बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, प्लीज छुड़वा कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी। मेरा मानना पढ़ लो यार, तमीज से पढ़ लो। सुनो ध्यान से, एक तार है मेरे पास, ये वायर है मेरे पास, वायर कोई वायर मतलब तार है हमारा, ये रहा हमारा तार। इसके अंदर प्रतिरोध भी होगा, क्या होगा इसके अंदर? प्रतिरोध जानते हैं, धारा के मार्ग में रुकावट। अगर मैं इस तार की खींच कर 2 गुना कर दूं, 3 गुना कर दूं, 4 गुना कर दूं, तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा देखेंगे। बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, और देखते हैं। मान लो इसमें जितना था मैंने इसे 2 गुना कर दिया, होगा 2 गुना। लियो अपने हाथ में, तारता नहीं था, अरे था नहीं, मैंने कैसा कर दिया सर, 2 गुना कर दिया, ठीक। ये तार था, 2 गुना थोड़ा ज्यादा दिख रहा है ना,
कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो दुगुना होगा, क्या जा रहा है, ये तार था नहीं, इस तार को खींच के दुगुना कर दिया। जब किसी तार को खींच के दुगुना करते हैं ना, तो इसका जब इसे तार को खींच के दुगुना करेंगे तो पतला नहीं हो जाएगा, पतला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा खींच कर, पतला होने का मतलब क्या होगा, इसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। जब किसी तार की लंबाई बढ़ाते हैं उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अरे आए समझ में नहीं बात, ये मार कर जब इसे फैलाना स्टार्ट कर दूंगा तो इसका आकार छोटा नहीं तो चला जाएगा, आकार छोटा होने का मतलब इसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तारों को खींच के लंबा कर दिया आपने, कितना गुना कर दिया, 2 गुना, हो सकता है 3 गुना कर दे, हो सकता है 4 गुना कर दे। फिर पूछा इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके अंदर प्रतिरोध होगा नहीं होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा, ये पूछ रहा है। अब बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, कितने गुना बढ़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ जो ये तो इसका तो प्रतिरोध आर था, इसका जो प्रतिरोध होगा उसे मान लिया हमने आर डैश, अलग होगा नहीं होगा कुछ, वो अलग होगा, तो उसका मान पता कितना होगा, मैं सीधा सूत्र लिखवाने जा रहा हूँ, सूत्र सीधे नहीं करवा रहा हूँ, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, कंपटीशन मांगा आराम से कर लेना, बहुत प्यार के साथ सवाल, ठीक है। देख लो, आर डैश बराबर एन स्क्वायर आर, इतना आसान तरीके से मैंने कहा। एक तार था हमारा, उस तार था ना जो उस तार को तुमने दो गुना बना दिया, ये तार था ना उसका 2 गुना कर दिया तुमने, 2 गुना करने का मतलब एन का मान 2 रख देंगे तुम, इस तार का जो प्रतिरोध था 10 ओम दे दिया, एन का मान 10 ओम रख देंगे, जो नए वाला तार होगा उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो आर डैश का मान आराम से निकल जाएगा। इसे कहते हैं ये सूत्र बड़ा काम कहा, समझ में आया बात है, दोबारा फिर समझ लो। मैंने कहा सवाल बनाता हूँ तुमसे, एक तार उसका प्रतिरोध 10 ओम, तो किसका मान दे दिया, आर का, उस तार की लंबाई को 3 गुना कर दिया, लंबाई को 3 गुना करने का मतलब किसका मान दे दिया, एन का मान दे दिया, आर का मान रखते हैं, एन का मान रखते हैं, तो जो नया तार बनने वाला खींच के जो नया तार बना उसका प्रतिरोध कितना होगा, यानी आर डैश का मान निकालना। ऐसे सवाल कंपटीशन में बराबर मात्रा में पूछे जा, बोर्ड में पूछा हुआ एक सवाल, इस सूत्र से तुम आराम से कर लेते, समझ गए। तो ये नए तार का प्रतिरोध है, ये पुराने वाले तार का प्रतिरोध था, नए तार का प्रतिरोध है, ये नए तार का प्रतिरोध जब तार को हमने कितने गुना कर दिया हो, एन गुना कर दिया हो, एन गुना कर दिया हो। अगर 3 गुना करा तो एन की जगह 3 रख देंगे, 8 गुना करा एन की जगह 8 रख देंगे, 5 गुना करा एन की जगह 5 रख देंगे, 6 गुना करा एन की जगह 6 रख देंगे, तो ठीक ठाक समझ में आया बात, कोई दिक्कत है अंदर, लिखो नोट, NOTE नोट। इसमें लिखो तार को खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव, तार को खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव, तार को खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव, प्रतिरोध पर प्रभाव, तार को खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव लिख दिया। उसके बाद तार को खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव, उसके बाद ए पॉइंट लिखो, ए पॉइंट लिखो, जब तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर जाती है, n गुनी कर दी जाती है, जब तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुना कर दी जाती है, जब तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुना कर दी जाती है, n गुना कर दी जाती है, कितनी गुना कर जाती है, तब नए तार का प्रतिरोध आर डैश बराबर n स्क्वायर इंटू आर होता है, लिख दो, आर डैश बराबर n स्क्वायर इंटू आर होता है, लिख दो। यहां तक ये वाला चित्र बना दो, ये वाला चित्र बना दो, इससे आसानी हो जाएगी तुम समझने में। ये वाला चित्र बना दो, ये वाला चित्र बना दो, इससे तुम समझने में आसानी हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम है तो भाई, अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ, एग्जांपल ले लो इसके ऊपर, ठीक। देखो यदि किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम हो, सुन लो जरा, किसी तार का प्रतिरोध कितना 10 ओम, कितना ओम हो, 10 ओम मान लिया। अब ये तार है ना, इसकी लंबाई को खींच के पता कितना गुना कर रहे हैं, 4 गुना कर रहे हैं, कितना, तो जब कर रहे हैं ना, तो जो नया तार होगा उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो जो नया तार का प्रतिरोध होगा ना, आर डैश बराबर होगा, सूत्र क्या होगा, n स्क्वायर इंटू आर, n का मान कितना 4 गुना कर रहे, तो 4 का स्क्वायर इंटू आर का मान कितना 10, 4 का स्क्वायर 16, 10, 16 दूसरा 160,
आर डैश ही तो, इसके पीछे लिखेंगे ओम, 160 ओम हो जाएगा। इसका 10 ओम था तो उसका 160 ओम, 160 ओम हो जाएगा। जैसे तुम उसको खींच कर 4 गुना कर दोगे तार को, समझ गए? अरे भाई इस तार का प्रतिरोध कितना था? उस तार का जो प्रतिरोध होगा वो 160 ओम होगा। कब होगा? जब से तुम खींचे कितना गुना कर दोगे? 4 गुना कर दोगे। समझ गए? फीलिंग आ रही है ना? फीलिंग आ रही है? फीलिंग आनी चाहिए। इसे नोट कर दो, पर्सन लिखो, चलो पहले पर्सन लिख ही लो। यदि किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है, लिख दिया, किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है, इस तार को खींचकर n गुना किया जाता है, खींचकर 4 गुना किया जाता है, 4 गुना, n गुना नहीं 4 गुना, इस तार को खींचकर 4 गुना किया जाता है, तो नए तार का प्रतिरोध कितना होगा? 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 आंसर ये रहा, ये लिखो। पहले दिया है क्या दे रखा? r बराबर 10 ओम, n बराबर 4 ओम, r बराबर 10 ओम, n बराबर 4, फिर उत्तर ये, r बराबर 10 ओम, n बराबर 4, उत्तर ये रहा। चले, अब हम पढ़ने वाले एक और नोट पढ़ना होती है, सूत्र याद रहने वाला ना, कब कहां लगा वो बता दिया, एक्सपेरिमेंट भी करवा दिया। बी पॉइंट समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना बी पॉइंट इसका भी। और मेरे पुराने वाले नोट्स में नहीं मिलने, तुम याद रखना बात है। मैंने कहा मेरा हर साल का नोट्स अलग होगा, और जब भी मैंने नोट्स बदला ना तभी पेपर में सवाल आया हुआ, लिखवा दिया ना मैंने, जान पूछ के लिखवा दिया, कहीं से भी लिखवा दिया, ये समझ जाओ, तभी सवाल आया हुआ पेपर में, वहीं से आया सवाल। फिर खोजते रह जा बच्चे, टीचर भी खोजते रह कहाँ से आया हुआ सवाल, तो नोट्स से मिलेगा। अगर देखो दूसरे नंबर पर बी पॉइंट, हमारा बी पॉइंट ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। ये हमारा तार कहते हैं, जो तार हो ना उसका आकार लगभग, मैं तार को थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, एक तार लेना, तार को थोड़ा जूम आउट कर इस टाइप का दिखाई देगा, तुम्हें बेलन के टाइप का दिखाएगा, तार उसका साइज थोड़ा बढ़ाते चले जाओ, या एक तार लो उसके साथ 7-8 तार दो, जो आकार ऐसे बन जाएगा उनका सब, बेलन के टाइप का, तो उसकी त्रिज्या भी हो गया, यहाँ तो लेके यहाँ तक की त्रिज्या हो गया, यही तो यहाँ तो लेके केंद्र से लेकर तल तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ये तो होती है त्रिज्या, रेडियस जिसे बोलते हैं, ये त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, किस तक? ठीक। अगर ये हम त्रिज्या ना, ध्यान से सुनना ना, इसकी जो त्रिज्या, अगर हमने इसकी त्रिज्या 1/n गुनी कर दी, कितनी कर दी? मान लो इसका जो पहले प्रतिरोध होगा वो आर होगा, कितना होगा? ठीक है, 1/n गुनी करने का मतलब क्या होगा? 1/n गुनी करने का मतलब छोटी कर दी त्रिज्या। जब हम किसी चीज को बटे में करा ना काम, तो समझो त्रिज्या छोटी कर रहे हैं। इसका पहले अगर ये ऐसी थी ना तो और छोटा कर देंगे सब, बिल्कुल जो चीज बटे में होना समझो छोटा कर देंगे सब चीजें, इसका आकार और छोटा कर देंगे। कितना गुना? 1/n गुना, कितने गुना? n गुना। समझ गए ना तुम? हम कह रहे हैं प्रतिरोध, एक तार था, उस तार का प्रतिरोध पहले कितना था? r। अब जब इसकी त्रिज्या पहले r थी ना, अब इसकी त्रिज्या थी ना, वो n गुनी 1/n गुनी कर दी, त्रिज्या कम कर दी इसकी, तो पूछा प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस वाले जो नया वाला तार था इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? r डैश का मान कितना होगा? तो r डैश का मान होगा वही होगा सूत्र, बस n की पावर 4 आ जाएगा, हाँ यहाँ जाएगा इंटू r। अगर 1/n गुनी करेंगे तो 1/10 गुनी कर दी, 1/5 गुनी कर दी, 1/4 गुनी कर दी, तो समझ जाओ n का मान 4 होगा, n का मान 4 रख देंगे। अगर उन्होंने कहा 1/10 गुनी कर दी, n का मान 10 रख देंगे। अभी उन्होंने कहा 1/3 गुनी कर दी, n का मान 3 रख देंगे। उसने कहा 1/8 गुनी कर दी, n का मान 8 रख देंगे। r का मान यहाँ तो मिलेगा ही, ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है। लिखो नोट नंबर, नोट नहीं है, बी है, बी पॉइंट के अंदर लिखो, यदि तार को खींचकर त्रिज्या 1/n गुनी कर दी जाती है, त्रिज्या 1/n गुनी कर दी जाती है,
त्रिज्या 1/n गुनी कर दी जाती है। तब नए तार का प्रतिरोध आर डैश बराबर n की पावर 4 इंटू आर। आर डैश बराबर n की पावर 4 इंटू आर, ये लिखो, आर डैश बराबर n की पावर 4 इंटू आर होगा। लिख देना, दोनों चित्र बनाओ, उसके ऊपर न्यूमेरिकल लिखो। जमीन से आसमां तक हम ढूंढ लाए जहां सर। किसी बच्चे को दिक्कत यहाँ तक भाई समझ में आया था क्या क्या करना? कोई प्रॉब्लम कर ले जाओगे, ठीक। उसके बाद आर डैश लिख देना था, क्यों? आर डैश बराबर n की पावर 4 इंटू आर। क्वेश्चन लिखो, यदि किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है तथा तार की त्रिज्या, तार को खींचकर, ऐसे देखो, तार को खींचकर उसकी त्रिज्या 1/3 गुनी कर दी जाती है, उसकी त्रिज्या 1/3 गुनी कर दी जाती है। तार को खींचकर उसकी त्रिज्या 1/3 गुनी कर दी जाती है, तब नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? 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 बोर्ड पर देखो, आर का मान कितना दिया? 5 ओम। ये नीचे 3 लिख रखा है ना, ये एन का मान है। एन का मान कितना? 3। आर डैश बराबर क्या सूत्र लिखा है? त्रिज्या वाले सूत्र, एन की पावर 4 इंटू आर। एन का मान कितना? 3। 3 की पावर कितना जब बैठेगा? 4। आर का मान कितना? 5। और 3 की पावर 4 खोल लेंगे बेटे, पता कितना बैठेगा? 81। 3 3 9 27 81 इंटू में कितना? 5। गुणा करने में आपके चर्चे 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, 405 ओम। इसका 405 ओम आ जाएगा, नोट कर लो। आर डैश बराबर 405 ओम। 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 कोई प्रॉब्लम? मजा आया? ठीक, गुड। आर डैश बराबर 405 ओम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल और करेंगे न्यूमेरिकल। अब पेपर में न्यूमेरिकल आगा, ग्राफ वाला न्यूमेरिकल बहुत आसान होगा। कैसे करेंगे? पर्सन लिखो। कितने न्यूमेरिकल कितने हो? दो हो गए न्यूमेरिकल। तीसरा न्यूमेरिकल हमारे पास हो जाए, वो थोड़ा इससे अलग हट कर, ठीक। उठा लेते तुमने। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो, किसी चालक का विभवांतर V, किसी चालक का विभवांतर V किसी चालक का विभवांतर V तथा धारा I विभवांतर V तथा धारा I का ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। का ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। का ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। चित्र दे रखा है इसका, चित्र में प्रदर्शित है, लिख दिया। चालक का प्रतिरोध याद करो।
लिख दिया यहाँ तक, कोई दिक्कत? 1 2 3 10 20 30। कोई प्रॉब्लम भाई यहाँ तक? क्या निकालने को आ सवाल में? चालक का प्रतिरोध याद करो। ठीक, चित्र बना लो, चित्र बनाओ, चित्र बनाओ, चित्र सवाल में दे रखा ना चित्र। चलो प्रतिरोध निकालते हैं। कैसे याद करो? देखो इधर तो लिखे हुए v के मान, इधर लिखे हुए i के मान, इधर लिखे v के मान, इधर लिखे हुए i के मान। ये रहा बिंदु s, इस पर हम प्रतिरोध निकालेंगे बिंदु s, फिर निकालेंगे बिंदु n पर, फिर निकालेंगे m पर। तो जो बिंदु s है ना उसका प्रतिरोध निकालोगे। तो प्रतिरोध निकालने के लिए प्रतिरोध r बराबर सूत्र हो, r बराबर v अपॉन i हो ना, ये हो ना r बराबर v अपॉन i। अब बताओ बिंदु s पर देखकर बताओ वहाँ v का मान कितना। बिंदु s पर जाओ, बिंदु s पर v का मान, इस पर v के मान लिखे हुए, v का मान कितना 10। बिंदु s पर बताओ i का मान कितना है, s पर देखो 1। तो r s बराबर कितना जाएगा? r s बराबर 10 ओम, यानी इस वाले बिंदु को जो प्रतिरोध होगा 10 ओम होगा। बिंदु n पर निकाल लो, बिंदु n पर निकाल लो, r n बराबर v का मान, v का मान कितना? v का मान 20। उसके बाद 2 2 से 20, यहाँ भी 10 आया, वाओ 10 आया। तीसरी जगह निकाल लो, तीसरी जगह m पर निकाल लो, r m बराबर v का मान, v का मान, v का मान, v का मान 30। उसका मान कितना? उसका किसका? धारा का 10 ओम। दिक्कत हो यहाँ तक? 10 ओम 10 ओम 10 ओम। ये तो प्रतिरोध का मान नियत बना हुआ, बना हुआ नहीं बना हुआ। यानी इस ग्राफ में देखने पता लग रहा है कि यहाँ 10 10 10 फिक्स। इस ग्राफ को देखने पर ज्ञात हो रहा कि प्रतिरोध का मान नियत बना हुआ, फिक्स बना हुआ। यहाँ भी 10 10 10 10 10, यानी 10 10 10 10 10। तो प्रतिरोध का मान कैसे बना हुआ? नियत, फिक्स, कांस्टेंट बना हुआ। नोट कर दो, लास्ट में यही लाइन लिख दियो, प्रतिरोध का मान नियत है। लिखो 0, अगला न्यूमेरिकल लिखो 0, बहुत मस्त न्यूमेरिकल देख लेना। 0.46 मिलीमीटर व्यास, 0.46 मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब mm व्यास। ये व्यास दिया, त्रिज्या नहीं दी, क्या दिया? व्यास, ये ना व्यास। और 5.0 गुना 10 की घात माइनस के 7, गुना 10 की घात माइनस के 7 ओम मीटर। और जिसके पीछे ओम मीटर लिखा दीजिए, किसका मान हो? आवाज। ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार से विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार से 10 ओम प्रतिरोध वाले तार से 10 ओम प्रतिरोध की एक कुंडली बनानी है। 10 ओम प्रतिरोध की एक कुंडली बनानी है। 10 ओम प्रतिरोध की एक कुंडली बनानी है। दस ओम प्रतिरोध की कुंडली बनानी है। इसके लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? इसके लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? इसके लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? चले अगला सवाल की तरफ। सवाल पढ़ो शुरू से। 0.46 मिलीमीटर व्यास वाला एक तार हो कोई, ठीक है, इतना बता रखा है। एक तार हो कोई,
एक ऐसा कोई तार होगा, वायर वायर होगा, सुन लो। ये तार हो कोई, तार का आकार हम बेलनाकार मान के चलते हैं हमेशा। और जो तारा ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का उसका व्यास हो, पूरा व्यास, हेलो भाई साहब, पूरा व्यास 0.46 मीटर। त्रिज्या कितनी होगी फिर? त्रिज्या कैसे निकालते हैं? व्यास का आधा हो नहीं, और जिसका आधा करना हो तो 2 से भाग कर देते हैं। तो 0.46 है, इसका आधा करोगे, 2 से भाग कर दोगे तो काट दोगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आर का मान आ जाएगा 0.23 मिलीमीटर। और तुम्हें पता मिलीमीटर को मीटर बनने के लिए हम 10⁻³ से गुणा कर रहे हैं। मिलीमीटर का हमें नाम आ जा, आर बराबर जाएगा 0.23 गुणा 10⁻³ मीटर। ये कन्वर्ट होगा। अब आई त्रिज्या, अब पता लग चुके हम तार की त्रिज्या कितनी, इतनी तार की त्रिज्या। ऐसा ना बोलियो कि 0.46 मिलीमीटर, ये तो व्यास है इसका पूरा। त्रिज्या कितनी? 0.23 गुणा 10⁻³ मीटर। अब कोई दिक्कत? अब मुझे इसकी लंबाई भी नहीं पता। क्या नहीं पता? सवाल में लास्ट में वही याद करनी, सवाल की लास्ट की लाइन पढ़ो, क्या याद करनी, कितनी लंबाई का तार लेना होगा। देखिए ये बता रखा है इसमें प्रतिरोध कितना दे रखा है, 10 ओम। 10 ओम प्रतिरोध, आर का मान दे रखा है सवाल में 10 ओम, देने का 10 ओम। अच्छा और बताओ क्या दे रखा है सवाल में? अच्छा विशिष्ट प्रतिरोध, इसके मटेरियल की जानकारी दे रखी है, आर बराबर 5 गुना 10⁻³ ओम, दे रखा क्वेश्चन में। अब जरा मुझे ये बताओ, जो बेलन हो, बेलन के ऊपर ये वर्त नहीं है पूरा का पूरा, क्या है? ये भी क्या है? वर्त। और जो वर्त का क्षेत्रफल क्या हो, पाई आर स्क्वायर नहीं होता। जो वर्त का क्षेत्रफल हो ना वो हो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देखो हमारे पास सूत्र, देखो हमारे पास क्या हो, विशिष्ट प्रतिरोध का क्या सूत्र हो, रो बराबर आर ए अपॉन एल। निकालना क्या है? एल। एल को उधर ले जाओ, इसे नीचे ले जाओ। उसके बाद ठीक, छोड़ देना। एल बराबर बैठेगा, एल बराबर हमारा आर ए अपॉन रो। अब बताओ आर का मान कितना दिया सवाल में? 10 ओम। 10 लिख दो इसकी जगह। अक्षेपल नहीं आया, अक्षेपल का सूत्र क्या बताया? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अपॉन ये क्या है? रो। रो का मान कितना? 5 गुणा 10⁻⁷। ये क्या लिखा हुआ? एल। एल बराबर 10 गुणा पाई का मान कितना हो? 3.14। यहाँ 22/7 नहीं यूज करना, जब भी हम न्यूमेरिकल में यूज करो 3.14 यूज करना पड़ा। आर का मान बताओ कितना? आर का मान 0.23 गुणा 10⁻³ पूरे का होल स्क्वायर। पूरे के बटे में कितना लिखा हुआ? पूरे के बटे में 5 गुणा -7, ये तो लिखा हुआ। उसके बाद एल बराबर इसकी गुणा कर लोगे, जैसे गुणा कर लोगे ना तो ये पॉइंट एक अंक उधर चला जाएगा, बैठेगा 31.4। कितना? गुणा करने पे ऐसे चला जा, पॉइंट इधर खिसक से चला जा गुणा करने पर। उसके बाद इसका स्क्वायर खोल लोगे, तो स्क्वायर खोल लोगे तो ऐसे लिखेंगे 0.23 गुणा 0.23, 2 बार लिख देंगे। गुणा गुणा जाएगी 3 दूनी 6, 10⁻⁻6। कैलकुलेशन हो इस तरह किया, 5 गुणा 10 कितना? -7। अब देखो क्या क्या करने वाले हम, इन तीनों को तो गुणा करने वाले, फिर से 5 से भाग देने वाले, या घात ऊपर जाएगा प्लस की हो जाएगी। तो गुणा करियो, एल बराबर में 31.4 गुणा 23 की 23 गुणा करोगे तो बैठेगा 529। 23 का वर्ग 529 होता नहीं होता, 4 अंक बाद पॉइंट आ जाएगी, पॉइंट लगाई, जीरो बढ़ा ली मैंने। इन दोनों गुणा करने के बाद ये हो जाएगा 0.0529 गुणा 10⁻, पूरे के बटे में यहाँ लिख रहा हूँ पहला 5, 10⁻, कितना बैठेगा? 6 और 7 कितना बैठेगा? 10⁻1 बैठेगा, क्योंकि ये 10⁻6 लिखा हुआ है माइनस के, अगर इसी घात प्लस की हो जाएगी ना ऊपर जाएगा, तो 10⁻7 में 6 घटाएंगे बैठेगा 1, तो ऐसा है 10⁻। देखिए अभी 5 कम 5 और 5 दूनी 10, तो कितना बैठेगा? एल बराबर, तो जो हमारा एल बराबर आ जाएगा, एल बराबर आ जाएगा हमारा 31.4 गुणा 0.0529 गुणा कर लोगे उसकी लंबाई तो है, लंबाई को मीटर में नापोगे क्योंकि यहाँ त्रिज्या मीटर, चाहे 2 भी गुणा में, तो क्यों लड़ रहे तुम? चुपचाप हो जाओ। गुणा करने के बाद 3.32 मीटर, 3.32 मीटर घर जाकर फुर्सत में कर लियो गुणा। समझ में आ बात है? नोट कर लो।